बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आर लेक्चर्स। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माज़रत जिन लोगों के मैं कमेंट्स डिटेल से नहीं मैं बता सकी या मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि अभी इस फेज़ में ना मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे साथ जितने क्वालिफायर्स थे, हम इंटरव्यू के सिलसिले में इधर से उधर उधर से इधर और रिसर्च कर रहे हैं कि कहाँ से तैयारी करें, वो सारी चीज़ें ना, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम की तरह ना अजीब ही इसका भी है, लेकिन श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं है ना। तो इस वजह से उसके लिए भी तैयारी उतनी ही करनी पड़ रही है, उसके लिए भी इतना टाइम लगाना पड़ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा फील होता है जब मतलब मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती। तो मैं नहीं चाहती कि किसी का इस वजह से दिल दुखे कि जी अब ये तो जवाब नहीं दे रही, रिप्लाई नहीं कर रही। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ना जितना जो जो चीज़ें मैंने सीखी ना एटलीस्ट वो तो मैं आपको कन्वे कर सकूँ, वो सारा कुछ बता दूँ। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा एस्से का आ रहा था, बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस पे थे। तो देखिए लास्ट टाइम मैं शायद आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज होंगी एस्से के बारे में, ठीक है। मुझे एस्से के बारे में ये लगता था कि जैसे हम 9th-10th वगैरह में ऐसे लिख लेते थे तो बहुत इजी भी होता था। इवन मतलब मेरे लिए तो इतना आसान था, एक दफ़ा मैंने अपनी फ्रेंड को ऐसे लिख के दे दिया। टाइम बहुत शॉर्ट था, तो और उस शॉर्ट से टाइम में फिर मैंने जो अपने लिए ऐसे लिखा, मुझे लगा कि मैंने उसको ज़्यादा अच्छे वाला दिया। मैंने टॉपिक भी उसको कोई अलहदा बना के दिया था और खुद जो मैंने अपना किया था, मुझे लगा वो अच्छा नहीं है। वो मैंने अपने किसी ड्रीम के बारे में लिखा था, नाइटमेयर के बारे में लिखा था। और वो बाद में मेरी टीचर इतना हँसी उसके ऊपर, वो कहती हैं इट वाज़ सो फनी। और मतलब मैंने उसको फनी एक टच दिया था। तो मुझे ये लगता था ऐसे तो बहुत मज़े की चीज़ है ना, बड़ी आसान सी, आपने जो कहना है आप कह सकते हो। हर तरह के एसेज़ होते हैं, लिटरेरी एसे होते हैं, साइंटिफिक एसे होते हैं, कुछ भी होता है। किसी भी टॉपिक पे आपने बात करनी है ना, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन करते-करते जैसे एक बना होता है कि सारे ही एस्पायरेंट्स ऐसे पे आके जो है ना परेशान होते हैं कि लिखा नहीं जा रहा। ये चीज़ मुझे भी हर्डल आ गई कि लिखा ही नहीं जाता था, समझ ही नहीं आती थी ऐसे शुरू कहाँ से करो, बातें जितनी मर्ज़ी पढ़ लो। जी बेटे? दिल करता था कि बस जो है ना कोई बातें करवा ले इस टॉपिक पे जितनी मर्ज़ी, सारा कुछ पता है हमें। लेकिन जब वो इंट्रोडक्शन की एक पहली लाइन लिखनी होती है ना, उस पे आके तो बस अटक जाता है इंसान के अब कौन सा इतना कोई खूबसूरत मैं पहला सेंटेंस लिखूं कि लोग तो बस वो कहें कि जी कमाल कर दिया इसने। और वो खूबसूरत सेंटेंस सोचते सोचते आधा घंटा गुजर जाता है, उसके बाद उठ के बंदा कहता है चलो कोई चाय शाय पीते हैं, कोई पानी वगैरह पीते हैं, कोई हौसला आए कुछ खा लो। और वो करते करते एक सारा दिन गुजर जाता है, वो पहली लाइन इंट्रोडक्शन की नहीं लिखी जाती। तो ये मसला मेरे साथ बिल्कुल था, बल्कि मैं कहती हूँ कि था क्या, अब थोड़ा सा आके वो जो है ना वो एक फियर खत्म हुआ है कि बस लिखना शुरू कर देना है। तो उस चीज़ को जो है ना टैकल किस तरह करना चाहिए, ये बात आप याद रखिए कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। अ, आखिरी टाइम तक कन्फ्यूज़ थी जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। लेकिन जब ऐसे आया था 2021 में, मैंने ग्लोबलाइज़ेशन ऑप्ट किया था, क्योंकि आईआर में ना हमने उसको ऐसे की तरह लिया ही नहीं था। उसको पढ़ा ही इसी तरह था कि जैसे हम कोई अपने मतलब कोर्स का कोई चीज़ कर लेते हैं, ऐसे की तरह नहीं पढ़ा था। अगर ऐसे की तरह पढ़ा होता तो शायद ना कर पाती मैं मतलब वही खौफ इतना होता है ना उस चीज़ का। तो इसलिए पता था कि जी ग्लोबलाइज़ेशन पे बात शुरू कैसे करनी है, और बस चुप करके वही वाला काम कर दिया। आईआर की तरह जैसे उसको किया था, तो बस उसके जो है चीज़ें पता थीं। फिर पाक अफेयर्स की वजह से मतलब उसके जो है ना एस्पेक्ट्स पता थे कि आस-पास दुनिया में हो क्या रहा है, जो कंटेम्परेरी अफेयर्स हैं पाक स्टडीज़ में। तो उन चीज़ों को मिला-जुला के तो वो ऐसे हो गया और वो पास भी हो गया। तो ये बात बताने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग इस चीज़ में टेंशन ना लिया करें। जितना आप जो हमारे वो एक नेगेटिव फ़ोकस होता है ना कि आप किसी चीज़ को फ़ोकस कर रहे हो कि ये मुझसे नहीं होना, वो नहीं होता फिर। आप ये फ़ोकस रखो कि मैंने कोई मैसेज कन्वे करना है, मैंने ऐसे लिखना है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर किसी यूट्यूब चैनल पे मैंने किसी को सुना, कोई रिटायर्ड सीएसपी थे गालिबन, जो कहते थे कि ऐसे देखो लिखा, ऐसे लिखो कि अगर 3000 वर्ड्स का ऐसे है ना, नहीं लिखा जाता 1000 लफ्ज़ों का लिख दो। 1000 का नहीं लिखा जाता 500 अल्फाज का लिख दो। 500 अल्फाज का नहीं लिखा जाता, कम से कम 50 अल्फाज लिख के देखो ना कि उसमें आप अपनी बात कवर कर पा रहे हो। 50 लिख लिया, फिर 500, फिर उसको पीछे चलाओ, ज़्यादा आगे लेके जाओ। तो ये चीज़ तरीका करो, ये आपका फ़ियर ख़त्म करेगा। लिखो, कुछ भी लिखो। अब स्टूडेंट से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें? तो लिखने की प्रैक्टिस ना जब हर्डल आ जाए ना कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, मैं उस पे बात कैसे शुरू करूँ? मुझे तो वो वर्ड्स, वो लाइन्स ही सारी भूल गई हैं। लेकिन देखो, आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट तो था ना, जो आपने कोई खबर पढ़ी, कोई आपने एडिटोरियल पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया ना कि वो कह क्या रहा था।
वर्ड्स आपने राइटर के नहीं लिखने। मैं बहुत अरसा ये मिस्टेक करती रही कि राइटर के वर्ड्स ना एज इट इज मुझे याद होने चाहिए और मैंने कोट करने हैं, फिर ही मेरी वोकेबलरी अच्छी होगी। बिल्कुल ये बात नहीं है। वोकेबलरी के एक दो वर्ड्स उसमें से निकाल लो, उसे रिटेन करने की कोशिश करो कि ये मैंने अपनी राइटिंग में लिखने हैं। एक दो वर्ड्स के अलावा पूरी लाइंस कॉपी ना करो। ठीक है, अगर आपको ठीक है शुरू में राइटिंग अच्छी करनी है, कोई अखबार का वो एडिटोरियल लेकर, तो राइटिंग अच्छी करने के लिए सेम सेम कॉपी कर लो। लेकिन अगर आपने राइटिंग अपनी स्किल्स डेवलप करनी है ना, तो आप करो कि पढ़ा है उसको अपने वर्ड्स में ना लिखो, और शुरू ऐसे करो, टुडे आई रेड दिस इन द न्यूज़पेपर, टुडे आई रेड फला थिंग, टुडे आई लिसन टू फला पर्सन एंड माय ओपिनियन रिगार्डिंग दिस वाज फला थिंग। ठीक है, ये चीजें करोगे ना, अपनी आप से बातें करो, ऐसे लिखो कि जैसे आपने दिखाना, ज़ाहिर है किसको दिखाना है, जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी डायरी समझ के लिख लो। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इससे आपका फियर बड़ा अच्छी तरह उतरता है, और जो आपने एक दो अच्छे वर्ड्स निकाले होते हैं ना उस जगह से या कहीं और से, और आप सोचते हो मैं इसको फिट कैसे करूं, उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में ऐसे फिट करो, अपनी डायरी समझ के अपने आप से बातें करके लिखो वो चीज़ें, और ऐसे कर लो। और फिर लास्ट टाइम भी और इस दफ़ा भी जब 2022 के पेपर्स देने थे, तो एक हर्डल ये आया कि सारे ऐसे कैसे करें, सारे ऐसे किस तरह करें। तो ये नेट से मैंने डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लिया था। ये सारे पास्ट पेपर्स में आने वाले जो है ना एसेस कंपाइल्ड है, और ये थीम्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए ह्यूमैनिटी की थीम पे जितने एसेस आए हुए हैं इस तरह, ये लिखा हुआ है ट्रूथ एंड रीजन, मोरालिटी, ग्लोबल इश्यूज, ये सारे वो वाले एसेज हैं। ठीक है, इसी तरह मीडिया है, गवर्नेंस है, मतलब जितने भी सारे पास्ट पेपर से आए हुए थे ना, जैसे एजुकेशन का है। ठीक है, और इसी तरह यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो आए हैं, वुमेन, जेंडर, रिलीजन। ठीक है, इन टॉपिक्स पे जो भी एसेज आए हुए थे वो सारे उन्होंने थीम्स की फॉर्म में उनको कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ये होता था कि मैं कोई ना कोई एक थीम पकड़ूं। अगर आप ये टोटल देखो ना, तो ये ज्यादा इतनी नहीं है, जितने एसेज है ना उतनी थीम्स थी, क्योंकि ऐसे तो इतने सारे आप कितने कर लोगे। तो ये तकरीबन कोई 27 थीम्स हैं। ठीक है, इधर तक ये, और इसमें से सारी मैंने करनी भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी हैं जो मुझे, अब लिटरेरी फिलोसफी है, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, डाइवर्सिटी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो ये वाला किया था, ये इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह कुछ थे जो आपको पसंद होते हैं, जो आप कहते हो चलो कर लो, कुछ लग इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं, कुछ आपको लगता है कि ये मैं कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा। तो ये लिटरेरी फिलोसफी वाले जो थे ना, इसमें कुछ चीजें मैंने सर्च करके देख ली थी कि इन चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो ये एक मतलब आम सी बात है, ये सबको पता है कि जो मांगने वाले हैं वो अपनी पॉलिसीज खुद नहीं डिसाइड कर सकते। तो इस तरह की चीजें थी कि मतलब आपको पता हो लिबरलिज्म, अब क्योंकि आईआर की चीज है तो इसका भी पता था। अब ये एंटिसिपेशन इज ऑफन ग्रेटर देन रियलाइजेशन, इस तरह की चीजें जो है ना, ये मुझे अंदाजा था कि मेरा एक, वो मैंने पहले भी बताया, अदबी ज़ौक़ है नहीं, तो मैं कैसे लिख सकती थी। लेकिन मुझे एटलीस्ट मैंने कहा कि ये पता होना चाहिए कि इस पे दो चार बातें करनी हो ना इंसान को, तो वो कैसे कर सकता है। तो इस तरह ये थीम्स ली, इनके ऊपर मैंने क्या किया कि ऐसे की आउटलाइंस बनानी शुरू की हैं। और ये भी मतलब एक क्लास फेलो थी, हम ऐसी डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन करने का वाकई बहुत फ़ायदा हो जाता है कि उसने ही मुझे ये मशवरा दिया कि आप जो है ना, हदीका थी थैंक यू हदीका, बहुत आपका शुक्रिया। उसने मुझे कहा कि जो है ना राबिया, सारी आउटलाइंस बनाओ, जितनी हो सकती है ना आउटलाइंस बनाने की कोशिश करो। अब तो ऐसे लिखने का टाइम ही नहीं रहा, और बाकी टाइम नहीं था, वो आखिरी कोई महीना था, शायद दिसंबर के ये वाले दिन थे। तो मैंने बस फिर उसका मशवरा पकड़ लिया, जब अच्छा मशवरा मिले ना आपको तो पकड़ लिया करें, और उसको जो है ना उसके ऊपर लग जाया करें। तो क्या किया कि थीम्स जो हैं, कुछ तो एकेडमी वालों ने बनवाई हुई थी, काफ़ी सारी बनवाई थी एकेडमी वालों ने, लेकिन उस वक्त इतनी कोई समझ नहीं थी कि खुद अपनी जो है ना अकल और दिमाग किस तरह इस्तेमाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान मेच्योर हो जाता है। एक फेलियर के बाद ना, मैं कहती हूँ जो बच्चे बहुत सैड है ना, इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल इतना जान रखें कि एक फेलियर ना आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर कर देता है, बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो इसको दिल पे नहीं लेना कि इस दफ़ा हमारा ऐसे रह गया। ऐसे का एक ये भी मसला हुआ है कि शायद मुझे लगता है कि शायद हिट हुआ है, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी डीएमसीज देखी जिसमें ऐसे टारगेट हुआ है, वो बच्चों के बहुत अच्छे नंबर्स थे। बल्कि इवन मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, एक बच्चे के प्रेसी में 73 थे और ऐसे में 28 थे। तो क्या उस बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, क्या उसकी ग्रामर अच्छी नहीं होगी, उसका सारा कुछ, उसको सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन बस उसका लक जो है, या हो सकता है कि कहीं डेविएट हो गया हो, टॉपिक से हट गया हो, कोई अपनी मिस्टेक हो, लेकिन हो सकता है लक भी हो उसकी। ठीक है, तो ये भी, इस पे आप कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो है ना, जितनी हमने मेहनत करनी है वो तो हम कर लें। अब ये है, क्या टॉपिक है, ये फटे हुए इधर उधर से पेजेस आ गए हैं, चलो इसको तो साइड पे करते हैं।
जैसे ये था, हायर एजुकेशन इज शोर्न ऑफ मोरालिटी। अब ये मैंने रफ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, इससे जम्बलिंग ऑफ पॉइंट्स कहते हैं, कि जो भी आपके पॉइंट्स है ना उन्हें एक जगह जम्बल अप करके रख दो। यहाँ पे मैंने एक दो कोई पढ़ी होंगी चीजें, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, पीडीएफ आर्टिकल्स, लंबे वाले आर्टिकल्स निकाल लें नेट से। हायर एजुकेशन के मसले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप न्यूज़ पेन में जाएं गूगल के, वहाँ पे देखें तो उसमें करंट सिचुएशन जो भी होती है ना वो आ जाती है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मसलों पे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दूसरे भी मिल जाते हैं जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसलों पे ना रिसेंट कोई कॉलम्स जो आए होते हैं ना वो आपको न्यूज़ पेन पे जाके मिल जाते हैं। तो वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरे के पूरे अखबार ऊपर से लेके नीचे तक खंगालें, बस न्यूज़ में जाके जो है ना वो टॉपिक लिखें सर्च में और वो आ जाएगा। तो इस पे बहुत सारे मसाइल थे हायर एजुकेशन के, उसके मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे इसमें। और ये एक रफ है, रफ ड्राफ्ट से भी पहले आपको दिखाती हूँ कि इस तरह लिख लेना। कोई नहीं देख रहा आपको कि नीट लिखना है, या जो भी चीज़ इससे आपको लगता है ना कि रिलेट कर रही है, बाज़ औक़ात आपके ज़हन में बहुत अच्छा पॉइंट होता है, वो रिलेट कर रहा होता है, लेकिन आपने सिर्फ क्योंकि वो किसी आर्टिकल में किसी टीचर से वो सुना नहीं होता, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं ये मैंने लिखना नहीं है, किसी ने नहीं लिखा। हो सकता है कि वो सबसे अच्छा पॉइंट और वो एग्जामिनर को क्लिक करे आपकी बात। तो जैसे मेरे ज़हन में एक चेयरमैन वाला बड़ा मसला था हायर एजुकेशन का, एचईसी के चेयरमैन की डिसीजन नहीं हो रही होती। तो ये तो खैर ये टॉपिक दूसरा है, मोरालिटी वाला है, लेकिन हायर एजुकेशन के वैसे भी पाकिस्तान में काफ़ी मसले हैं। अब क्योंकि मैं कॉलेज साइड पे हूँ तो मुझे उन चीज़ों का अंदाज़ा होता है, मैं उसको देखती हूँ। तो हो सकता है कि जो चीज़ें मैं देखती हूँ वो मुझे एकेडमी में या मुझे कोई फ्रेंड नहीं बता रहा या किसी आर्टिकल में नहीं है, और मैं सोचूं कि नहीं नहीं मैंने ये नई बात नहीं लिखनी है, तो सिर्फ मुझे पता है ना। हो सकता है कि वो चीज़ एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे कि मेरा डिफरेंट भी है और मैंने जो बात लिखी है वो मतलब बात में दम है, ठीक है, इस तरह करना है। तो वो पॉइंट सारे आपको लिख लो जो चीज़ है ना। अब ये तो मेरी बड़ी रफ सी है, वो उस जमाने की है जब मैंने बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया था, कोई अकल कोई समझ नहीं थी। तो उसके बाद मैंने किया, अब ये वाला है, ये जो मैंने रिसेंटली कुछ किया था, ऑनलाइन एजुकेशन एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, ये उसकी रफ ड्राफ्ट है, देखिए कितना रफ है। इवन ये मुझसे अब पढ़ा भी नहीं जा रहा सही तरह के मैंने लिखा क्या था उस टाइम। लेकिन उस टाइम मैंने जब आउटलाइन बनानी थी तो उसके लिए पहले आपने रफ चीज़ें एक तरफ किसी भी पेज पे लिख लेनी है। तो इस तरह सारा कुछ इकट्ठा करके लिखा है, और फिर बाद में मैंने ये नीट वाली अच्छी वाली आउटलाइंस बनाई, ठीक है। ये अब जैसे देखिए जेंडर इक्वालिटी की आउटलाइन है, तो आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की 2 लाइनें आपने पहले लिखनी होती हैं। वो कोई अच्छी सी किसी भी आर्टिकल की पहली 2-3 लाइनें अच्छी वाली उठा लो जो आपको लगता है कि मेरी बात शुरू करने में हेल्प कर रही है। और फिर इसी तरह आपने यानी उसके सारे पॉइंट्स दे दिए जो रेलिवेंट उसकी मेन हेडिंग्स है, और फिर उसको सब हेडिंग्स में कर दो, ठीक है। इसका ये इस तरह तो मैंने बनाई हुई है ना। मैं आपको बताती हूँ कि जो तरीका क्या होता है कि जब आपने आउटलाइन का स्टार्ट कैसे करना है, आउटलाइन अच्छी बन जाए उसको लेके कैसे चलना है। ये देखें, आपने कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा है ना, तो जैसे मैंने अब ये गुड गवर्नेंस पे पढ़ा तो मुझे पता चला कि गुड गवर्नेंस के ना पाकिस्तान में कुछ चैलेंजेस हैं, और जब चैलेंजेस होते हैं तो उसको आगे वे फॉरवर्ड में रिकमेंडेशंस आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हर्डल्स भी होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेरे आर्टिकल में 2 मेन चीज़ें थी, वो थी, पहले तो था कि गुड गवर्नेंस है क्या। तो मैंने गुड गवर्नेंस की ना एक सेपरेट हेडिंग बनाई कि गुड गवर्नेंस है क्या, बताया उन्होंने। उसमें 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो मुझे लगा कि इन प्रिंसिपल्स को 6 हेडिंग्स बना के मैं इसको एलेबोरेट कर सकती हूँ। तो मैंने इसके 6 कोर प्रिंसिपल्स की मजीद एक बड़ी हेडिंग बना दी, और फिर चैलेंजेस, चैलेंजेस की लिस्ट लिख दी, और फिर रिकमेंडेशंस। अब रिकमेंडेशंस के आगे कुछ हर्डल्स भी आएंगी, वो भी एक मेन हेडिंग बनेगी जो मैंने अभी इसमें नहीं लिखी, लेकिन वो बनती है, ठीक है। हर्डल और 6-7 उसकी लाइंस हो जाएंगी। अब हमें ये होता था कि जब शुरू में ना स्टार्टिंग में बिल्कुल आप सोचेंगे कि ये तो आर्टिकल की बात कर रही हैं, आर्टिकल तो ऐसे नहीं होता। तो देखें, अगर आपने आर्टिकल की हेडिंग्स निकाल के मसले को समझना शुरू कर दिया है ना, मसले का हल बताना शुरू कर दिया है, अच्छी 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 हेडिंग्स उसमें से ले ली हैं, वर्ड्स उसमें से ले लिए हैं, वोकेबलरी उसमें से ले ली है ना, तो बस अब आप रेडी हैं अपना ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। और ये ना घबराना जो हम शुरू में था कि 3000 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स, ये तो बहुत ज्यादा है, ये कैसे कर सकता है इंसान। तो फिर इसी तरह यूट्यूब से वीडियोस देख के ये बात पता चली, और मतलब जैसे सर ने बताया, एकेडमी से पता चला, फ्रेंड्स ने भी इसी तरह गाइड किया कि देखो, जब आप मेन हेडिंग्स बना लेते हो ना, मैं एग्जैक्ट, मेरा मैथ्स तो इतना अच्छा नहीं है, चलो मैं थोड़ा सा आपको वैसे समझाती हूँ, मैथमेटिकली एग्जैक्ट 3000 वर्ड्स का बना के दिखाते हैं कि देखो ये मेन हेडिंग है ना आपकी। आप पहले तो इंट्रोडक्शन की, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की वो 200 वर्ड्स होते हैं, वो आपने लिख के साइड पे कर लिया, ठीक है, 2 पेजेस पे आ जाएंगे या 1.5 सफ़े पे आ जाएगा।
वो 200 वर्ड्स अलहदा आपने इंट्रोडक्शन की करने हैं। फिर आपने जो मेन हेडिंग है उसके 6-7 पॉइंट्स बनाओ और हर पॉइंट की हेडिंग हो। अब जैसे ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये हर पॉइंट एक पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ कितने वर्ड्स का लिखना है? 150 वर्ड्स का। ठीक है, अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि ये मैंने 4 और मैं कह रही हूँ 5 में भी हेडिंग बन रही है। 5 हेडिंग्स हैं, उनकी 6-6 या 7-7 आगे सब हेडिंग्स हैं। उनको आगे कैलकुलेट कर लें कि वो 7 7 इंटू 150 उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो आई होप सो कि वो कुछ ज़्यादा ही बनेगा, 2500 से तो ज़्यादा ही फिगर आएगा उसमें। वो 200 इंट्रोडक्शन वाले ऐड कर लेना और तकरीबन 150 वर्ड्स का कंक्लूजन आपने दे देना है। तो वो आपके जो है ना आराम से ये ऐसे पूरा हो जाएगा। जितनी ये हेडिंग्स बनाओगे ना उसी को 150 आप पैराग्राफ समझो, ठीक है, जो सब हेडिंग्स है आपकी। आई होप कि यहाँ पे मेरी बात क्लियर हो रही है। मुझे अभी इतना अच्छा कन्वे करना नहीं आ रहा जितना सही वाले सीएसपीज को आता है। मेरी इंटरव्यू की भी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे सिंपल अल्फाज में आपको बात समझ आ गई है कि ऐसे जो है ना इसकी आउटलाइन बनानी ऐसे होती है। और आउटलाइन मसला, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है उनका सिर्फ मसला ये होता है कि आउटलाइन आउटलाइन बन जाए, फिर तो वो शूटे मारते जाते हैं, लिखी जाते हैं लिखी जाते हैं। जिनको लिखने की आदत है, यानी मुझे यानी स्टोरी राइटिंग का और इन चीज़ों का ना शौक होता था। मैं उर्दू में भी कहानियाँ लिखती थी, बल्कि एक दफ़ा मेरी एक कहानी पब्लिश भी हो गई थी और वो मैंने किसी के घर जाके जो है ना वो पढ़ी, उनके मैगजीन में थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, वो उर्दू की थी लेकिन तो अगर अगर आप कहानियाँ बनाते हैं ना, जहन में दिल में हर बंदा बनाता है, बहाने बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं, तो उसको बस इंग्लिश में करना शुरू कर दें। और जिनको इंग्लिश में बनानी आती है उनके लिए आउटलाइन का प्रॉब्लम होता है। ये ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाकी जो ग्रामर वगैरह है वो तो आपकी ऑब्वियसली, देखो आप सीएसएस कर रहे हो, अब ग्रामर का आपके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पास्ट प्रेजेंट ये टेंसेस आपको आते हैं कि नहीं, आपकी ग्रामर में मिस्टेक हो रही है कि नहीं। अपनी सबसे पहले ग्रामर सीधी कर लो। पता है भाई इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, तो अब आपने जो है वो सीखना तो है। तो अगर ग्रामर नहीं अच्छी, फिर आप ऐसे पे बात कैसे कर सकते हो ना। आपने ग्रामर अपना मैसेज कन्वे करना है, आपने टूटे फूटे अल्फाज हैं आपके, तो फिर वो अच्छा तो नहीं लगेगा ना फिर उस बच्चे की निस्बत जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। ऐसे में जो कोटेशंस हमने लिखनी होती हैं, तो उस पे बच्चे बहुत ज़्यादा पहली चीज़ पे अटक जाते हैं। मैंने पार्ट 1 में बहुत फोकस किया था कोटेशंस को याद रखने पे। वही बात, ये नेगेटिव फोकस था। मुझे लगता था कि नहीं याद होती, इसलिए कोशिश करो याद करो कोशिश करो, और वो उसका नेगेटिव एक असर हो गया। वो नहीं याद होती थी, बल्कि अगर कोटेशंस याद हो जाती थी तो फिर आगे जिस बंदे की वो कोटेशन थी वो रेफरेंस भूल जाता था मुझे। तो वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं मेरा ऐसे अच्छा होना चाहिए। कोटेशन एक आध होती है, कोई इतनी ज़्यादा कोई इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कोटेशंस के जो मैंने जत्थे इकट्ठे किए हुए थे ना, इन पे बस मैं गो थ्रू हो जाती थी और मैं इंजॉय करती थी। ये देखिए कितना कुछ मेरा ना इसमें बिखरा हुआ है। अम, बस ऐसे ही होता है ना, इतनी चीज़ें। हाँ, अब ये मैंने देखें, ये मेरी क्या किया कि मैंने ये करवा लिए, जो भी कोई जैसे ये रसल की मैंने कोटेशंस, मुझे लगा कि मैं डालूंगी तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अब ये इंजॉय करने के लिए अच्छी हैं चीज़ें, आप पढ़ लो कि वाह वाह क्या बात की है ना। तो लेकिन ये याद, अगर कहो ना कि मुझे याद हो जाए, ये ऐसे नहीं होती है। अगर आपको बात आपके दिल को लग गई, आपको पसंद आ गई, आपके जहन में रह जाएगी, नहीं निकलेगी। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए जाके ये कॉपियाँ ना करवाते रहना। ये इतनी सारी कोटेशंस नहीं चाहिए होती, ठीक है। ये बस इंजॉय करने के लिए है, देख लो। तो मैंने तो बस, बंदा बहुत ज़्यादा तरले कर रहा होता है ना उस वक़्त कि किसी भी तरह कोई जुगाड़ आता जाए और मैं जी बस टॉप कर जाऊँ। तो ये उनमें से एक चीज़ थी जिसका फ़ायदा नहीं होता। वैसे ही आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये कुछ किया था, इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। फिर गुड रीड से मैंने अच्छी-अच्छी कोटेशंस देख के ना, टॉपिक से रिलेटेड जब मैं ऐसे लिख रही थी, तो ये उसकी थीम्स बना रही थी। तो अब ये देखिए टॉलरेंस के ऊपर ना, तो मैंने गुड रीड से लें जो भी छोटी, अच्छा ये बात मैं आपको बता दूँ, जितनी छोटी होती है ना कोटेशन उतनी ही अच्छी लगती है, बहुत लंबी-लंबी नहीं निकली। मैंने 1-2 दफ़ा किया था ऐसे, और जब मैंने सर को चेक करवाया था तो उन्होंने कहा था कि इतनी लंबी कोटेशंस अच्छी नहीं लगती। तो ये देख लें आप, और जो याद रह जाए और इनके नाम याद रह जाएँ। जैसे हेलन केलर है, इसका नाम तो याद रह जाता है, मार्टिन लूथर किंग का भी रह जाता है। तो जो नए-नए नाम है ना वो ज़हन से निकल जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो हमने कभी पढ़े, प्लेटो का भी रह जाएगा आपको ज़हन में। तो इस तरह की कोटेशंस एक जगह लिख लें जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। लोगों की मैंने डाउनलोड की थी, वो मुझे समझ नहीं आई। तो इस तरह आप अलग-अलग लोगों की बजाय टॉपिक वाइज अपनी कोटेशंस लिख लें और इसको गो थ्रू होते रहें कि अच्छा
मैंने ये वाला ऐसे इसकी आउटलाइन लिखनी है ना, तो आउटलाइन लिखने के साथ-साथ आपके ज़हन में कोटेशन भी हो। मुझे कोटेशंस का ये बड़ा फ़ायदा होता था कि आउटलाइन में ना आपको एक डायमेंशन भी मिल जाती है कि अच्छा ये जो लोग थे, ये लोग कैसे सोचते थे इस टॉपिक के ऊपर, इनकी क्या राय थी, इन्होंने जो कोटेशन दी है, क्या मैं उसको किसी सब हेडिंग में फिट कर सकती हूँ? और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोटेशन में उन्होंने कोई ऐसी अहम बात की होती है जिसकी एक मेन सब हेड मतलब एक मेन हेडिंग बन जाती है। ठीक है? इस तरह। ये मैंने कोटेशंस जो है ना करके, तो ये ज़रा मार्कर से इनके नाम लिख लिए थे क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा हो गया था इस टाइम तक कि मुझे नाम भूल जाने हैं, कोटेशन याद हो जानी है, नाम भूल जाना है, और होता था ऐसे, बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है। तो फिर इस तरह बंदा लिख देता है शुरू में कि एज़ अ फेमस सेइंग गोज़ या फलाँ, इस तरह। ये मेरा ख़्याल है मीडिया के ऊपर मैंने, हाँ, मीडिया भी देखे ना हर दफ़ा आता है मीडिया के ऊपर, तो ये मीडिया की कोटेशंस थी कुछ। और एक सर की ही टिप है कि आपने अगर कोई किसी पोएट की 2-3 लाइन्स एंड आपने एंड अपने एसे का किसी पोएटिकल लाइन्स पे किया ना, और वो किसी पोएट के वर्ड्स हैं, तो उसका ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तो वो चीज़ें निकाल लें, मुझे तो ख़ैर नहीं मिलते थे, मुझे तो पोएट्री की समझ भी नहीं उस तरह आती। तो अब ये मैम मीज़ा का जो है ये भी मैंने कॉपी करवा लिए थे, लेकिन ज़ाहिर है ये उन्होंने कोटेशंस निकालनी थी, तो ये एक उनका था। अपनी चीज़ें ना खुद सर्च करके इंसान अपने नोट्स खुद बनाए, तो उस चीज़ का उसको ज़्यादा असर होता है, उसका ज़्यादा वो उसको रिटेन होती है। किसी भी सीएसपी की आप नोट्स या उसकी इकट्ठी की हुई चीज़ों को ना आप लेके, ये ऐसी एक स्टूडेंट्स में फ़ियर होता है किसी की चीज़ों को ना कॉपी ना किया करें, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो। उसने वो चीज़ें अपने तौर से समझी हैं, आप चीज़ें अपनी तरह से समझोगे, अपनी तरह से एन्जॉय करोगे, आपको वो आप जैसे खुद हो ना, आपको उस तरह की कोटेशंस अट्रैक्ट करेंगी और आपको वही याद रहेंगी। आपको दूसरों की लिखी हुई कोटेशंस, ये देखिए ये थोड़ा ना फीलिंग्स और अटैचमेंट भी होती है एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ, तो वो हर बंदे की अपनी डिफरेंट होती है। हो सकता है उनको जो चीज़ पसंद थी वो आपको ना पसंद आए, या हो सकता है आपको वो याद ना रहे। तो गाइडेंस ज़रूर लिया करें, लेकिन ओरिजिनलिटी आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है? इसीलिए मुझे ना ऐसे प्रेस ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, हर इंसान का अपना स्टाइल होता है। फिर मुझे लगा कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं आपको अपना तरीका बताऊँ, तो ये मैंने अपनी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसलिए ना ये कोई टॉप नॉच की वो नहीं है, इस पे बहुत सारे बच्चे इतराज़ कर सकते हैं कि नहीं आपने तो ये नहीं बताया, आपने तो फलाँ चीज़ नहीं बताई, और हम तो ऐसे करते हैं, हमारा तरीका ज़्यादा अच्छा है, हमारे सर ऐसे बताते हैं। कि भई मैं तो उस लेवल पे हूँ ही नहीं ना, मैं तो इंग्लिश की टीचर नहीं हूँ। मुझे तो जो चीज़ें अपने तौर से समझ आई हैं, एक बिल्कुल स्टम्बलिंग जो है ना करते-करते मुझे जिन चीज़ों पे आके मैं रुकी, जो मुझे लगा कि ये स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें मैंने कोई चीज़ छुपाऊँगी नहीं जो मुझे पता है। अब ये देखिए टूरिज्म का मैंने तब ये आउटलाइन बनाई थी जब ये मरी वाला वाक़या हुआ था। मुझे लगा कि टूरिज्म से रिलेटेड ना कुछ आ सकता है, होते हैं आते हैं ऐसे पहले भी ना, लेकिन इस दफ़ा नहीं आया था जब ये वाक़या हुआ है मरी वाला, उसके नेक्स्ट टाइम नहीं आया था टूरिज्म का इतना। लेकिन मैंने क्योंकि अखबारों में उन दिनों सारा कुछ आ रहा था, वो सारी चीज़ें आ रही थी, तो अब ये देखिए मैंने 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे भी लिख लिया। ये सारे कुछ फैक्ट्स थे पाकिस्तान के, जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और वो मुझे बाद में मुख्तलिफ आर्टिकल्स में अपनी एंथ्रोपोलॉजी में वो चीज़ें काम आई। तो मतलब आपने ये नहीं सोचना कि जब कोई हमें कहेगा इस टॉपिक पे ऐसे कर लो तो कर लो, जो आपको लगता है ना कि इस दफ़ा शायद ये वाला आ जाए ऐसे, उस पे लग जाओ तैयारी करने। तैयारी क्या करनी है? इसी तरह पॉइंट्स लिख लो, आउटलाइन्स बना लो, कंक्लूजन की मैंने अब कंक्लूजन की ढूँढ के लिखी। मुझे पता था मेरी ये कमज़ोरी है कि अच्छी लाइन्स मुझे पेपर में याद नहीं आती, मैं तो प्रेशर में आ जाती हूँ कि अब मैं क्या लिखूँ, कुछ ऐसा अच्छा लिखूँ कि एग्ज़ामिनर देखता रह जाए और वो कहे कि बस बहुत कमाल कर दिया। तो और ये भी ख़ैर एक स्टम्बलिंग पॉइंट आता है कि आप इतना परफेक्शन भी ना ढूँढो, लेकिन जहाँ पे अगर कोई अच्छे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, कोई 4 अच्छी लाइनें मिल जाती हैं ना, उन्हें फिर ना जाने दो, उन्हें तो रट लो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए लिख लो किसी जगह पे कि ये बड़ी खूबसूरत लाइन्स हैं, अपनी क्लोजिंग और अपनी जो है ना शुरुआत मैंने इस तरह करनी है। हाँ जी, आउटलाइन्स हो गई, कोटेशंस की बात हो गई, ग्रामर की भी बात हो गई। अच्छा, अब मैं आपको अपने पूरे-पूरे 1-2 एसेज़ दिखा देती हूँ, ठीक है? ये हमारे एक सीनियर कोलीग हैं, मज़हर साहब हमारे कॉलेज में होते हैं, तो इंग्लिश के, उनसे मैंने कहा कि आप मेरी चेक कर दें, और ये मैंने, आप देख रहे होंगे मेरी राइटिंग का भी काफ़ी फ़र्क है, कभी मैं कर्सिव लिखती हूँ, तो उन दिनों मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि सीधी राइटिंग लिखने से शायद जो है ना मेरे पेपर की कोई शक्ल अच्छी बन जाए, एग्ज़ामिनर को अच्छा लग जाए। तो ख़ैर वो बच्चों की तरह मैंने बिल्कुल सीधा-सीधा लिखा, अच्छी राइटिंग करने की कोशिश में, और ये देखें उन्होंने रेड किया हुआ है ऊपर से।
ऐसे तो ओके था, इस पे मैंने 1 महीना लगाया था ये ऐसे लिखने में। देखिए हर बंदा जो है ना वो इतना कोई नहीं होता कि वो जी 30 मिनट में उसने ऐसे लिख लिया। हर बंदे के हर्डल्स होते हैं, मुझे उस वक़्त बहुत हर्डल्स थे और मैंने सर से कहा था कि चलें आप तो मतलब खुद ही चेक कर लेंगे। मैं तो ऑनलाइन पढ़ रही थी ना अकेडमी से, तो मुझे ऑनलाइन का ये होता था कि किसी ने पिक्चर्स ही देखी हैं, वो कैसे चेक हो रहा है या कैसे आंसर मतलब वो देते हैं या किस तरह वो देखते हैं। तो मैंने सर को जो है ना ये कहा कि जी आपको मैं लिख के दे देती हूँ, आप चेक कर दें। अब उन्होंने ये चीज़ें देखी मेरी और ये मैंने कोई 1 महीने में जाके पूरा किया था, दिल ही नहीं करता था या दिल करता था तो वर्ड्स नहीं ज़हन में आ रहे होते थे, भग से उड़ जाते थे। तो ये मैंने इस तरह पहले आउटलाइन बना ली, फिर मैंने ये देखें ये क्या किया मैंने आउटलाइन करके तो पूरा 1 पेज खाली छोड़ा हुआ है और ये वाली गलती नहीं करते। फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो फिर से हेडिंग से स्टार्ट कर दी, ठीक है। अच्छा नहीं हेडिंग सही है, मेरा ख्याल था मैंने इंट्रोडक्शन की दे दी है। अब फिर मैंने इसमें कोटेशंस इतनी डाली, हर मेरा ख्याल है कि कोई भी मैंने जो भी था ना सब सब हेडिंग उसको जाने नहीं दिया, ऐसे कोटेशंस डालती गई, लिखते लिखते कोटेशन यार अखबार में पढ़े था आज फलां चीज़ इमरान खान साहब ने ये कहा था, तो ये देखे वो ऊपर जाके ना वो वहाँ पे मार्कर से वहाँ डाल दी इतनी ज़्यादा। तो बाद में और फिर फैक्ट्स निकाले अखबार से, ज़ाहिर है मर्जी मज़े ले लेके करी थी ना, कोई डर तो था नहीं कि सर ने क्या कह देना कि जल्दी नहीं किया। तो इतनी कोटेशन, अच्छा ये फ़ायदा हुआ कि फैक्ट्स बहुत सारे पता चल गए आईएमएफ का आगे पीछे से सारा। आईएमएफ की वेबसाइट से जाके मैंने उसकी कंडीशनैलिटीज़ की सारा वो जाके पढ़ा के आईएमएफ की कंडीशंस क्या होती हैं और वो क्या मतलब आईएमएफ क्या चाहता है ना। अभी तो हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना या कॉलम्स के देखते हैं कि एडिटर क्या कह रहा है। तो मैंने आईएमएफ की वेबसाइट पे जाके देखा कि अच्छा आईएमएफ खुद क्या चाहता है, खुद वो क्या कहता है ना। तो वो सारी चीज़ें करके फिर कोटेशंस डाल के बाद में सर ने कहा इतनी कोटेशंस मतलब आपको पता नहीं शायद शौक है। मैंने कहा सर नहीं शौक तो नहीं है। जब कर रही थी तो मैंने कहा कि हर टॉपिक के साथ एक एक हेडिंग डाल दो, बड़ा इससे लंबा हो जाएगा। और खैर खैर उन्होंने ऊपर लिखा भी था कि इसकी लेंथ भी देख लें, ये इतना ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा तो मैंने अभी तक मेरा ख्याल है इतनी मैं वो हूँ ना कि मैंने काउंट ही नहीं किया, इतना सारा ये बना के लिखा, 1 महीना लगाया इसको। और ये था कि फिर पाकिस्तान इकोनॉमी और आईएमएफ पे अब कोई भी बंदा बात कर ले मुझे उसका जवाब देना आता है, क्योंकि मैंने बड़ा समझ के मजे ले लेके ये ऐसे किया। लेकिन आपको पता है ना इस तरह तो नहीं होता, टाइम तो इतना शॉर्ट होता है। फिर उन्होंने सोशल इश्यूज पे सर ने दिया, चाहिए सर की भी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने मुझे ना इस तरह के टॉपिक्स दिए जो जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मैंने कहा सर इसकी तो एजुकेशन है, पॉवर्टी है, चाइल्ड लेबर, फूड इनसिक्योरिटी, इतने सारे ये तो खुद अपने अंदर है कैसे हैं। सर कहते हैं बस आपको पता होना चाहिए ना कि शॉर्ट कैसे करो। तो फिर मैंने अब देखिए सर सीएसपी नहीं है सब्जेक्ट के। अब जो सब्जेक्ट का बंदा होता है ना उसका अपना फायदा होता है, सीएसपी का अपना फायदा होता है। तो जो सब्जेक्ट का बंदा था उसने मुझे एक मेन चीज दे दी और उस पे जब मैंने छोटी छोटी सब हेडिंग्स बनाई हैं तो मुझे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सोशल इश्यूज मेरी फिंगर टिप्स पे आ गए। मुझे उनके बारे में फैक्ट्स पता चल गए, हमारी पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, हमारी चाइल्ड लेबर में कितने बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, और वो जो आर्टिकल कौन सा है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारे मतलब एजुकेशन का भी तो मसला है, हेल्थ इश्यूज है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, इतने सारे इश्यूज है। तो जो है उन सारों की मैंने अखबारों से जो है या ढूंढ ढूंढ के नेट से सर्च करके फैक्ट्स निकाले। जो चीज़ मुझे बहुत मुश्किल लगती थी कि फैक्ट्स पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, तो वो तकरीबन सेम ही होते हैं, मोर और लेस सेम होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पता चला कि जी करप्शन के बारे में वो रिपोर्ट देती है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप जो फैक्ट दे रहे हो वो किस रिपोर्ट से आया है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। आपको फिर यही देखे ना ये छोटी सी हेडिंग थी, ये तो मुझे लगता है हर ऐसे में आ जाएगी। कोटेशन, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग, जे एशर। तो ये इस तरह के मुझे कोटेशंस याद हो गई ऐसे में लिखते हुए। ये मैंने पूरे पूरे ऐसे लिखे हैं, लेकिन आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये मेरा ख्याल है कि मैंने पूरे से इतना उस टाइम में ना 3 महीने में ये 2-3 ऐसे लिखे थे बस। और एंड पे आके जब मुझे समझ आई ना कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर मैंने जल्दी-जल्दी आउटलाइन्स बनाई, क्योंकि समझ आ गई थी आउटलाइन बन जाए तो जब इतना टेंशन होता है ना पेपर का, पता होता है टाइम थोड़ा है। आउटलाइन बन गई है ना, आउटलाइन कोशिश करें आपके आधे घंटे में आपको प्रैक्टिस हो जाए। जितने पॉइंट्स जब सर्च कर रहे हैं ना चीज़ें, उसको सिर्फ पढ़ के ना सोचे कि जी मैं वो ज़हीन हूँ, मुझे ये चीज़ें याद रहेंगी। आपने क्या करना है कि वो पॉइंट्स लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो साथ-साथ। और जब अब ऐसे की आउटलाइन बनाने लगे हो ना, सारे आर्टिकल, सारी चीज़ें बंद कर दो। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैं चीज़ें खोल के बैठी रहती थी,
यहाँ पे लैपटॉप रख लिया, यहाँ पे मोबाइल रख लिया, यहाँ पे वो सारे सोर्सेज और आर्टिकल्स रख लिया, फिर आउटलाइन लिखने बैठी हूँ, फिर बार बार उन चीजों को पढ़ी जा रही हूँ और फिर डरी जा रही हूँ कि नहीं नहीं मेरा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा। स्ट्रक्चर आपने खुद बनाना है, आपने खुद सोचना है बैठ के, ठीक है। मेन हेडिंग्स आपको समझ आ जाती है, मसला क्या है, क्लाइमेट चेंज है, आपको पता चल गया ये मसला है, इसको आगे हल कैसे करना है ये बताना है ना, इनकी सब हेडिंग्स बनानी है ना। तो इन चीजों को आपको समझ जब आ जाए ना, सारा मटेरियल बंद कर दो, जो पॉइंट सिर्फ लिखे थे ना वो पॉइंट्स रख लो, उन पॉइंट्स को फिट करो अब जगहों पे। और हाँ, फिर अगर आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो देख लो थोड़ा बहुत खोल के, लेकिन ज्यादा ना खोल खोल के चीजें देखना, जो पहले आपने पढ़ लिया है ना उसकी बेस पे अब अपने वर्ड्स में ढालो उन चीजों को, जो फैक्ट्स नहीं याद होते वो भी साथ लिख लो। जो आपने रफ एक बनाया है ना पॉइंट्स वाली जगह, वहां पे फैक्ट्स और जो कोटेशंस अच्छी लगी है वो चीजें रफ में लिख लो। और उसके बाद जो है ना फिर उसको करो, लिखो तब, फिर आपकी आउटलाइन बनती है। और आउटलाइन बन जाए ना बस फिर इंसान मतलब आ जाता है फ्लो में, फिर ना घबराया करें, फिर कोई फैक्ट भूलता है भूल जाए, कोई कोटेशन नहीं आती रहने दें, छोड़ दें उसको, बिल्कुल ना उसकी परेशानी ले, आप बस करें अपना काम, लिखते जाए, लिखते लिखते खुद ही फिर वो नाजिल होती हैं चीजें आपके दिमाग पे ना। तो बस ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ठीक है। आप लोग उस चीज को ना अल्लाह ताला याद कराते हैं चीजें, इतना उसको फोकस नहीं करना चाहिए कि मुझे तो ये चीज नहीं आती। इस तरह ना मजे लेके किया करें। अब इस्लामोफोबिया एक था टॉपिक, मुझे इस टॉपिक का ना मेरे से नहीं होता था तैयार, लेकिन मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट भी है और ये इशू भी है, चल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। अब ये देखिए मैंने इसको ना ये हाइलाइटर्स पकड़ लें, मार्कर्स पकड़ लें, कोई भी डिफरेंट कलर्स के दो तीन चीजें ले लें, और वो सारी चीजें मैंने इस तरह ना ये डब्बे बना के इसमें लिखनी, ठीक है। जो मुझे लगा कि ये अगर मैं ऐसे लिखूं तो इवन ये साइड पे मैंने कहा ये वर्ड्स मैंने ज़रूर लिखने हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, नए वर्ड्स हैं और इससे रिलेटेड है, तो ये वर्ड्स मैंने इससे लिखे, मैंने इसमें डालने हैं। फिर इसमें मैंने ये देखा कि ये जी इसमें इन्होंने ये बुक्स हैं, ये ऑथर्स हैं, इन्होंने इस चीज़ पे बात की है, तो चलो एक दो चीज़ें इससे रिलेटेड डाल दूँ, ठीक है। ये एडवर्ड साइड का मेरे ख्याल एंथ्रोपोलॉजी में भी इनका जिक्र है, तो आईआर में भी शायद है। अब ये एक कोटेशन एक ही है या ज़्यादा है, जो भी है, मतलब मुझे लगा कि ये अब यूएन की कोई रिपोर्ट थी इसकी बात है, तो ये चीज़ें जो है ना इसमें से कुछ अगर मुझे लिखना पड़ जाए तो कुछ एक दो बातें इस तरह की भी लिख लूँ, ठीक है। बाकी कोटेशंस ये पीछे छोटी वाली कोटेशंस मैंने लिखी जो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड है, किसी आर्टिकल में मिल गई थी, ठीक है, कि जो लोग इस्लामोफोबिया मतलब फैलाते हैं वो लोग क्या कहते हैं, जो लोग डिफेंड करते हैं वो लोग क्या कहते हैं, वो करके, और फिर भी नहीं समझ आया तो फिर आर्टिकल की हेडिंग्स इस तरह लिख ली। मैंने कहा चलो ये मेन हेडिंग्स लिखनी आ जाएंगी, फिर सब हेडिंग्स आ जाएंगी, ऐसे में कुछ तो लिखना है ना। ये मेरी एक तरह से कह लो कि बड़ा नीट करके मैंने रफ चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। उसी आर्टिकल को दोबारा से उसके हेडिंग्स के फॉर्म में लिख लिया, सब हेडिंग्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नहीं याद हो रही थी फिर भी उनको इस तरह ऑर्गेनाइज करके रख लिया। ये उसके चैप्टर्स थे ना, वो आर्टिकल काफ़ी लंबा था, तो ये इस तरह का था, और उसको पढ़ के तो उसमें से चीज़ें निकाल ली। और लेकिन मैं यही कोशिश करूंगी जब इस तरह का आ जाएगा तो मैं नहीं लिखूंगी, मैं वही लिखूंगी जिसपे मैं आंखें बंद करके लिख सकूं, ऐसे ऐसा ही होता है। और जो मेरा आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने 2022 में कौन सा ऐसे लिखा, तो वो था ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, और वो भी मैंने इसीलिए किया था, अगर मैं ऐसे समझ के लिखती नहीं लिखा जाना था मुझसे, मैंने उसको समझ के लिखा कि मैंने ये दुनिया में ट्रेड का सिस्टम कैसा है, आईआर से मुझे पता था कि एक लिबरल ट्रेड सिस्टम है, फ्री ट्रेड सिस्टम है, ठीक है। और इसमें फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, पता है ना। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं दुनिया को पूरा, उन्होंने ये नियो कॉलोनियलिज्म, इसमें सारे वर्ड्स मुझे ऐसे वो टॉपिक देखती मेरे जहन में आ रहे थे, और मैं रफ में ना लिख रही थी, जहाँ पे मेरा वो था ना बैक पेज पे हमें दिया होता है, तो मैं रफ में मैंने इसी तरह वो जो है पॉइंट्स लिखती गई कि अच्छा ये फ्री ट्रेड से ये आएंगे, फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स भी आएंगे, इसमें बहुत चीजें बन जाएंगी, ये दो क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं ऐसे के, और इनको मैं हर एक को आगे आगे इसके चार आराम से हेडिंग्स बन जाएंगी, चार चार दोनों की बन जाएंगी, मटेरियल बहुत ज्यादा है। और ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना में मैंने उसको किया था कि ये वेस्ट से ना इसका बड़ा वो क्लैशेस चल रहे हैं, यूएस के साथ ट्रेड वॉर चल रही है, और वजह क्या है, जो वजह हैं उनको भी मैंने सब हेडिंग्स में लिखा कि चाइना अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, वो एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, और वो सॉफ्ट पावर को यूज कर रहा है, अपने वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहा है, चाइना के ऊपर भी एलिगेशन है कि न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ जा रहा है,
और फिर वो टेक्नोलॉजिकल थेफ्ट वाली बात भी आ गई। फिर इवन यहाँ तक मैंने कहा कि वो साइबर अपने जो है ना साइबर ट्रेड में भी वो वेस्ट के साथ उसका एक टसल चल रही है, जिसमें मैंने फिर बिटकॉइन का भी दिया और पांडा कॉइन जो चाइना ने अपनी की है ना। तो इन चीज़ों का फिर वो हवावे और आईफोन का मसला, इसमें इतनी चीज़ें थी जो अगर मैं ऐसे समझ के ना मैं बोरिंग अंदाज में सोचती मुझे नहीं आनी थी। मैंने वो चस्के वाली ना मैं कहती हूँ जस्ट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, कि वो डिफरेंट चीजें जो आपको लगता है ना कि ये मतलब मजा आता है ना आपको। चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर है तो आप जरा इंटरेस्ट लेके कि अच्छा चल क्या रहा है। फिर ये हवावे मोबाइल वगैरह, ये तो हमारे घर की बात थी कि मेरे फादर इन लॉ का मोबाइल पे व्हाट्सएप नहीं चल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ वो यूएस ने बंद किया हुआ है, वो हवावे को नहीं करते हो। इसी तरह चाइना ने आईफोन के साथ वो सुतेलों वाला किया हुआ है। तो ये सारी चीजें मिला के ना ये सारा कुछ ऐसे में याद अपना ना जहन इसी तरह का रखे कि घुमा फिरा के बातें याद आ रही हो, बिल्कुल बोरिंग अंदाज है, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती सीए से स्टार्ट करके, हम यही सोचते हैं ना। तो बस सारा कुछ मिला है। एग्जामिनर भी आपकी तरह का इंसान है, उसका भी दिल करता है कि कुछ अच्छी चीजें कोई पढ़ने को मिल जाए, कोई चस्के वाली हो, कोई मजे वाली हो, कोई जो है ना न्यूज से रिलेटेड कोई ताजा तरीन चीजें हो। क्या मतलब ये ऐसे तो है, वो चीज तो है सीएसएस लेवल पे आके नहीं है ना कि आपने एक ऐसे वाली कोई बुक ले ली बाजार से जाके इंग्लिश ऐसे की और आपने उसको रट के तो आपने पेपर दे दिया। तो ऐसे तो नहीं होता। तो मुझे तो जो मतलब समझ आई ना मैंने आपको वो बातें बता दी हैं। इसमें अब कोई छुपाने वाली हो सकते हैं वो बातें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है ना मैंने तो ऐसे भी ऐसे अटेम्प्ट किया था। बाकी ये पेजेस वगैरह देख के आपको पता तो चल रहा होगा। अभी एक और वो था, अब मैं रजिस्टर कह दूं, मैंने पहले दस्ता कह दिया था तो उस पे कुछ बच्चों ने ना मुझे बैश किया था। अब देखो इंसान अंग्रेज तो नहीं बन जाता ना सीएसएस करके, आप इंग्लिश भी बोलते हो, आपकी अपनी जुबान आपने आप जो असल है वो तो रहेगी। अब मैंने दस्ता कह दिया तो क्या हो गया। तो इसलिए ना इन चीज़ों पे ना जाया करें। मैं बहुत सारे वर्ड्स, मैं तो भाई पंजाबी हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे मुंह से निकलेगा ही। अच्छा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और चीज़ें मैंने एक शायद ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आपको बताई। दरमियान में जो जो कुछ याद आ रहा है ना तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो आई होप कि यू कैन बेयर विद मी। अब यहाँ पे एक चीज़ लास्ट ये है कि ऐसे में ना कुछ चीज़ें होती हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, कुछ जैसे लेबर इश्यूज हैं तो वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आईएलओ से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड लेबर है, उसमें डेफिनेशंस डेफिनेटली आपको आईएलओ की साइट पे मिल जाएंगी। तो वो चीज़ आपने वहीं से सर्च करनी है। एजुकेशन है तो आपने लाजमी यूएन का जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है वो आपने लाजमी पढ़नी है। इसी तरह जो है वुमेन के इशू है इस पे यूएन को आप देखोगे, आपको वहां से बड़ा अच्छा डाटा मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि हमने उसको उनकी रिपोर्ट्स को कोट करना है। तो आपको जो है ना अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च किया करें और ये भी सोचा करें जहन के बैकएंड पे कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी मुझे, ये आर्टिकल अच्छा कहाँ से। जैसे पैलेस्टाइन का इशू है कोई, तो वो अल जज़ीरा के आपको बड़े अच्छे आर्टिकल मिलेंगे, क्योंकि वो अरब कंट्रीज़ है, उनका रिलेशन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। और उस पे ज़्यादा अच्छे, मुझे ये लगता है कि ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आपको अल जज़ीरा से मिलेंगे पैलेस्टाइन इशू पे। कश्मीर का तो ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान से अच्छे आर्टिकल्स मिलते हैं। तो इस तरह जो है ना अच्छी चीज़ें हैं। मैप्स डाल के जो गूगल में आप सर्च करते हो आर्टिकल्स, बाज़ औक़ात आपको आर्टिकल ऐसे नहीं मिलता। मैंने 1-2 आर्टिकल्स मुझे इतने अच्छे मिले, ख़ास तौर पे पैलेस्टाइन इशू पे मैंने इमेजेस में जाके सर्च किया अपना टॉपिक डाल के, और जो इमेज निकला ना मैप बड़ा अच्छा था, मैंने मैप पे क्लिक किया तो वो आर्टिकल पूरा। इसी तरह चाइना का साउथ चाइना सी जो है वो इशू है, कोई चाइना के इश्यूज है वो, जहाँ पे मुझे सी पैक वगैरह के कोई मैप्स चाहिए होते थे, मैं इमेज में जाके सर्च किया और वहां से आर्टिकल मुझे पूरा अच्छा मिल गया। कभी न्यूज में जाके आपको आर्टिकल मिल जाता है। आर्टिकल्स पे मैं बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि उस पे भी बहुत ज्यादा बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और वो एक रिप्लाई में बताना ना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मैं अब खुद भी थोड़ा सा बिजी भी हूँ उस चीज़ में। मेरा और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एक फीमेल के लिए उसके घर का मसला होता है, उसने बच्चों को भी देखना है। कितनी दफ़ा मैंने वीडियो पॉज करके मैं बाहर गई हूँ बच्चों को देखने। तो ये चीज़ें ना साथ साथ हैं। तो इसलिए काइंडली आप जो है ना अपना पेशेंस लेवल भी थोड़ा सा रखें। सीएसएस अब एक दिन में तो नहीं हो जाता ना, मैं हर चीज़ आपको रोज़ रोज़ एक साथ नहीं बता सकती। वीडियो बना के एडिट करने पे भी टाइम लगता है। अब ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है और इतनी लंबी वीडियो पता नहीं कितने घंटे लगा के अपलोड हो। मेरा नेट भी स्लो है ना, पीटीसीएल का है ना। तो अब जो है ना, अब आप लोग खुद सोच लें। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें और क्वेश्चन छोड़ दिया करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी, लेकिन नाराज ना हुआ करेंगे जी इसने जल्दी नहीं रिप्लाई किया। ठीक है, इसके साथ मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट पे रहने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मैं लास्ट चीज आपको बतानी भूल गई, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। तो ड्रीम करें, अपने आप को देखें
और ड्रीम करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। आपको तो आपका दीन भी कहता है कि अच्छे तरीके से स्ट्रगल करो। अगर आप रिस्क हासिल कर रहे हो तो हदीस है अजमिलु फितल के रिस्क की जो है ना तलाश में बेहतरीन तरीका अच्छे तरीके से कोशिश करो, तैयारी करो। तो इंशाल्लाह यू कैन अचीव इट। दिल नहीं छोटा करना। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।